जय हिंद दोस्तों। आज हम बजट पे बात करेंगे। इसके पहले हम ऐतिहासिक पार्ट और संवैधानिक पार्ट को देख चुके हैं। आज हम इसी से रिलेटेड इकोनॉमिक पार्ट को देखने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, इकोनॉमिक पार्ट को देखने से पहले ये फाइनेंशियल ईयर को जानना बहुत ज़रूरी होता है। फाइनेंशियल ईयर एक्चुअली में 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। उसके बाद नेक्स्ट ईयर में 31 मार्च को एंड करता है। मतलब मान लेते हैं कि 1 अप्रैल 2020 को ये स्टार्ट हुआ तो 31 मार्च 2021 को ये एंड करेगा। तो ये कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर होता है। तो आई होप ये फाइनेंशियल ईयर समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि कोई भी सरकार जो होती है, तो जब सरकार बजट पेश करती है तो 3 वर्ष के आंकड़े प्रस्तुत करती है। वो 3 वर्ष के आंकड़े को रखती है। तो वो आंकड़ा 3 वर्ष का कौन सा होता है उसको देखेंगे। तो देखिए, एक चालू वर्ष होता है जिसको करंट ईयर कहते हैं, एक पिछला वर्ष होता है जिसको लास्ट ईयर कहते हैं, और एक अग्रिम वर्ष होता है जिसको बोलते हैं एडवांस ईयर। अब यहाँ पे ये समझेंगे डिटेल से। देखिए, चालू वर्ष में जो सरकार है वो भविष्य के बारे में सोचती है। चालू वर्ष में सरकार भविष्य के बारे में सोचती है, उसके लिए पिछले वर्ष के आंकड़े का यूज करती है, प्रयोग करती है। उसी को हम यहाँ पे कंप्लीट बजट कहते हैं। तो इसीलिए सरकार 3 वर्ष के आंकड़े को रखती है। मतलब जिस वर्ष में सोचती है उसे हम कहते हैं चालू वर्ष, जिस वर्ष के लिए सोचती है उसे अग्रिम वर्ष कहते हैं, और जिस वर्ष के आंकड़े का उपयोग करती है उसे हम पिछला वर्ष कहते हैं, लास्ट ईयर कहते हैं। तो ये ध्यान में रखेंगे इसको। देखिए दोस्तों, इससे और आसानी तरीका से हम समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल से मान लेते हैं कि एक पेरेंट्स है, उसकी 2 बेटियां हैं और एक बेटी की शादी हो चुकी है और एक बेटी की शादी करनी है। मान लेते हैं एक बेटी की शादी 1 साल पहले हो गई और उसमें 22 लाख रुपया का उस पेरेंट्स को खर्च आया। अब वो पेरेंट्स अभी सोच रहा है कि अगले साल एक दूसरी बेटी को शादी करना है और उसमें भी खर्च आएगा। तो ये प्लान कर रहा है कि मान लेते हैं पहले बेटी को शादी जब किए थे तो 22 लाख रुपया का खर्च आया था। अब नेक्स्ट बेटी का शादी करेंगे तो कुछ महंगाई अगर बढ़ गई होगी तो 30 लाख रुपया तक का खर्च आएगा। तो ये सारी बातें जो सोच रहा है वो कब सोच रहा है? तो चालू वर्ष में। मतलब वो करंट समय में सोच रहा है। आंकड़े कब का ले रहा है? पिछले वर्ष का, मतलब जो फर्स्ट बेटी का शादी कर चुका है उसका। और देखेंगे इसके बाद कि वो कब के बारे में सोच रहा है? तो आगे के बारे में सोच रहा है, मतलब भविष्य के बारे में सोच रहा है। तो उसको बोलते हैं एडवांस ईयर। तो आई होप यहाँ तक इस एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा। तो देखिए, इसी में यहाँ पे देखेंगे, मान लेते हैं कि कोई सरकार है वो 2019-20 में, ये करंट ईयर में आगे के बारे में सोच रही है, मतलब 2020-21 के बारे में सोच रही है। और आंकड़े कब का ले रही है? 2018-19 का। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसे देखेंगे, बजट का प्रकार। इसे समझने की कोशिश करेंगे और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा करता है। तो देखिए, पहला होता है आम बजट जिसको बोलते हैं जनरल बजट। उसके बाद आगे देखेंगे निष्पादन बजट, परफॉर्मेंस बजट जिसको बोलते हैं। एक होता है जीरो बेस बजट, शून्य आधारित बजट इसे कहा जाता है। इसे आगे देखेंगे आउटकम बजट, इसे आउटकम बजट ही कहा जाता है जनरली। उसके बाद एक देखेंगे जनरल बजट, ये जनरल बजट ही होता है। और एक देखेंगे संतुलित बजट। तो ये 6 प्रकार के बजट को देखेंगे और ये 6 प्रकार के बजट को एक एक करके समझेंगे, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा करता है। हम आगे देखते हैं आम बजट, जनरल बजट, ये क्या होता है इसे देख लेते हैं। देखिए, ये बहुत पुराना बजट है जिसको हम पारंपरिक बजट कहते हैं, पारस्परिक बजट कहते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। और इसका शुरुआत जो है वो 18वीं-19वीं सदी में हुआ था। तो इस तरीका से देखें तो ये बहुत प्राचीन काल से चलता आ रहा बजट है। इसमें सभी आय व्यय को सम्मिलित किया जाता है, उसका लेखांकन लेखा जोखा किया जाता है। अब यहाँ से हम आगे देखते हैं।
चलिए दोस्तों आगे देखते हैं आम बजट, जिसको बोलते हैं जनरल बजट। देखिए आम बजट जनरल बजट क्या है उसे देख लेते हैं। तो देखिए इसमें समस्त आय व्यय का लेखा जोखा किया जाता है, और ये बजट जो है वो 18वीं 19वीं सदी से प्रारंभ हुआ था, और इसे क्या कहा जाता है, पारस्परिक बजट कहा जाता है। मतलब ये बहुत प्राचीन समय से चलते आ रहा है, इसीलिए इसे पारस्परिक बजट कहते हैं, और 18वीं 19वीं सदी में प्रारंभ हुआ था। और इसमें किस तरह के आंकड़े रखे जाते हैं, सभी आय व्यय का लेखा जोखा रखा जाता है। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ आम बजट का। अब देखिए इसको लाने का के पीछे क्या उद्देश्य था, तो ध्यान में रखेंगे यहाँ पे विधायिका जो होती है वो कार्यपालिका को धन स्वीकृत करती है काम करने के लिए, और वो धन जो दिया जाता है उसका दुरुपयोग नहीं हो, इसके लिए ये बजट लाया गया था। मतलब जो विधायिका होती है वो कार्यपालिका को धन देती है कार्य करने के लिए, लेकिन वो धन का दुरुपयोग नहीं हो, इसके लिए ये बजट लाया गया था। लेकिन देखा जा रहा है वर्तमान समय में ये अपनी महत्वाकांक्षा को प्राप्त करने में कामयाब नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए अब आगे क्या इसके स्थान पर आ रहा है, तो निष्पादन बजट की आवश्यकता पड़ी है। मतलब निष्पादन बजट इसके बाद की बजट है। मतलब ये अपने काम में सफल नहीं हो पा रहा है, इसके स्थान पर अब निष्पादन बजट को लाने का बात चल रहा है, और ऐसे महसूस की जा रही है कि अब निष्पादन बजट की आवश्यकता है। तो ये आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं हम निष्पादन बजट क्या है, जिसको कहते हैं परफॉर्मेंस बजट। देखिए परफॉर्म जो प्रेजेंट टाइम में कैसा किया जा रहा है उसी के आधार पर ये बजट निर्धारित किया जाता है, और उसी को एक बेस मानकर आगे की प्लानिंग की जाती है। तो यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है, चालू वर्ष के परिणाम को आधार मानकर अगले वर्ष का बजट तैयार किया जाता है, तो उसी को हम कहते हैं निष्पादन बजट। मतलब अभी का स्थिति कैसी है इसी को आधार मानकर आगे का प्लानिंग करना निष्पादन बजट कहलाता है। तो देखिए अब इससे कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य है वो समझ लेंगे। सर्वप्रथम जो ये बजट था निष्पादन बजट, वो अमेरिका में एक हुबर आयोग के सिफारिश पर इसको लाया गया था। मतलब अमेरिका में सबसे पहले ये बजट का प्रतिपादन हुआ। उसके बाद ये बजट का प्रतिपादन किसने किया था, तो एक हुबर आयोग था उसने किया था, और ये उसी के सिफारिश पर आया था। तो ध्यान में रखेंगे। उसके बाद भारत में सबसे पहले ये बजट जो है 2005 ईस्वी में तत्काल वित्त मंत्री उस समय थे पी चिदम्बरम, उनके द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत की गई थी। तो सबसे पहले ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा कि निष्पादन आधारित बजट कब लाया गया था, तो 2005 ईस्वी में किसने लाया था, तो वो यहाँ पे पी चिदम्बरम ने सबसे पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया था। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों हम आगे देखते हैं जीरो बेस बजट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बजट होता है जीरो बेस बजट। इसमें क्या होता है, इसमें पुराने वर्ष के व्यय पर विचार नहीं किया जाता है और न ही उसमें कोई सुधार किया जाता है, बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार किया जाता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। मतलब पुराने समय का न व्यय न उस पर आय पे किसी तरह का कोई विचार नहीं किया जाता है, न सुधार किया जाता है, बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार किया जाता है। देखिए दोस्तों इसको एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं। जैसे अगर कोई दो दोस्त हैं और आपस में दोनों में कुछ वैसा मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, तो ऐसा दोनों मिलकर बोलता है, कोई एक नहीं तो बोलता है कि चलो भाई पहले जो हुआ सो हुआ, अब हम नए तरीका से शुरुआत करते हैं। अगर इस तरह की बात अगर की जाती है तो इसका मतलब है कि पहले के बातों को इग्नोर कर दिया गया और नए सिरे से उसका दोस्ती फ्रेंडशिप को तैयार करने की बात की गई है। तो ठीक उसी तरह का ये बजट होता है। मतलब जो आय व्यय हुआ उसको हम अलग रखेंगे और नए सिरे से उसका शुरुआत करने का जो बजट होता है उसी को हम कहते हैं जीरो बेस बजट। इसको हम सनसेट बजट भी कहते हैं, सूर्यास्त बजट भी कहते हैं, ये भी ध्यान में रखेंगे। बहुत बार क्वेश्चन पूछता है सनसेट बजट किसे कहते हैं, तो सूर्यास्त बजट भी किसे कहते हैं, तो जीरो बेस बजट को। देखिए इसका सबसे पहले जन्म जो हुआ था अमेरिका में हुआ था और इसके जनक जो थे वो कौन थे, पीटर ए पायर।
तो ध्यान में रखेंगे इसके जनक कौन थे, पीटर ए पायर। और इसका जो विकास करने का काम, मतलब इसको विकसित करने का या विकास का श्रेय किसे दिया जाता है, हिल्टन यंग को जाता है। ये ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे। तो ये ध्यान में रखेंगे कि विकास का श्रेय किसे जाता है, तो हिल्टन यंग को जाता है। और वो कहाँ के अर्थशास्त्री थे, तो ब्रिटेन के अर्थशास्त्री थे। आगे देखेंगे विश्व में सबसे पहले जो ये बजट था 1973 ईस्वी में अमेरिका का एक शहर है जॉर्जिया प्रांत, वहाँ पे ये अपनाया गया था इस बजट को, जीरो बेस बजट को। तो अगर विश्व में कहाँ पे अपनाया गया था, तो जॉर्जिया प्रांत में, जो कहाँ है, अमेरिका में है, और 1973 में अपनाया गया था। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। इसके बाद भारत में इस बजट का जो शुरुआत था वो 1987-88 में किया गया था, थोड़ा सा ये ध्यान में रखेंगे। और सबसे पहले भारत में इस बजट को अपनाने वाला जो राज्य था वो कौन था, आंध्र प्रदेश। तो इतना बात जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जीरो बेस बजट जिसको बोलते हैं शून्य आधारित बजट या सनसेट बजट का। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, अब हम आगे देखते हैं आउटकम बजट। आउटकम बजट कहने का मतलब है कि सरकार जो है योजनाएं पर बहुत सारा खर्च करती है। जो सरकार होती है वो बहुत सारी योजनाएं चलाती है, जैसे मध्याह्न भोजन योजना हुआ, आयुष्मान भारत योजना जो सबसे बड़ा स्कीम है ये स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए। तो इसी तरह से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इस तरह के सरकार की बहुत सारी योजनाएं होती हैं और इस योजनाओं पर सरकार का बहुत ज़्यादा खर्च होता है। तो वो खर्च अगर सरकार कर रही है तो उसका इनपुट आउटपुट सही ढंग से काम कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, इसके लिए सरकार हर वर्ष जो वित्तीय वर्ष में त्रिमासिक समीक्षा इसके करती है। मतलब अगर सरकार पैसा दे रही है तो उसका सही ढंग से यूज हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, इसे देखने के लिए चालू वर्ष जो होता है वित्तीय वर्ष, उसमें हर 3 महीना पर इसकी समीक्षा की जाती है आउटकम बजट को। इसमें इसका जो शुरुआत था वो 2005 ईस्वी में किया गया था और उस समय जो शुरुआत करने का श्रेय जाता है पी चिदम्बरम को जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बजट है। मतलब सरकार जो खर्च कर रही है, जितनी योजनाओं पर खर्च बहुत ज़्यादा पैसे कर रही है, तो उसका सही रिजल्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसकी समीक्षा के लिए जो बजट सरकार प्रस्तुत करती है उसी को कहते हैं आउटकम बजट। और ये त्रिमासिक समीक्षा होता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं जेंडर बजट। तो जेंडर बजट क्या होता है कि महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए और उसको सही दिशा प्रदान करने के लिए ये बजट निर्धारित किया जाता है। मतलब महिला सशक्तिकरण पर जोर देने के लिए ये अलग से महिलाओं के लिए एक बजट बनाया जाता है जिससे उसका कल्याण हो सके और उसका विकास हो सके। तो इसके लिए सरकार अलग से बजट निर्धारित करती है जिसको जेंडर बजट कहते हैं। तो ध्यान में रखेंगे ये। और ये बजट का सबसे पहले प्रारंभ जो हुआ था वो कब हुआ था, तो ध्यान में रखेंगे यहाँ पे 1982 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। और उसके बाद देखेंगे भारत में कब हुआ था, तो ये भारत में इस बजट का प्रारंभ जो हुआ था 2005 ईस्वी में पी चिदम्बरम के समय में हुआ था। तो पी चिदम्बरम उस समय वित्त मंत्री थे, उसी समय 2005 ईस्वी में इसको सबसे पहले प्रारंभ किए थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ये सबसे पहले प्रारंभ हुआ था। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं संतुलित बजट। संतुलित बजट क्या होता है, इसको कहते हैं आदर्श बजट, लेकिन ये व्यवहार में लाना थोड़ा कठिन होता है। ये आदर्श बजट है लेकिन ये थोड़ा व्यवहार में लाना कठिन होता है, क्योंकि संतुलित मतलब होता है बैलेंस्ड, आय व्यय का पूरा बैलेंस्ड होना। लेकिन यहाँ पे इसको व्यवहार में लाना थोड़ा कठिन होता है। इसमें क्या होता है कि जो व्यय होता है और जो प्राप्तियाँ होता है उसका कोई खास अंतर नहीं होता है, वो अंतर सीमित होता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे यहाँ पे। और इसमें अनुमानित जो घाटा होता है और वास्तविक जो घाटा होता है उसमें बहुत कम अंतर होता है। मतलब अंतर ना के बराबर होता है, जो हम अनुमान किए हैं उतना ही लगभग घाटा होता है। तो इसीलिए इसको कहते हैं संतुलित बजट। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो हम देख लिए बजट के सभी प्रकार। मतलब ये था आपका बजट का 5वां प्रकार और ये था बजट का 6ठा प्रकार। तो ये बजट का हम प्रकार को देख लिए। इसके बाद हम
आगे देखेंगे जो बजट की घाटा जो होता है उसे हम देखने की कोशिश करेंगे। तो ये आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, आगे हम देखते हैं डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब होता है घाटा। जब सरकार का जो व्यय है वो आय से अधिक हो जाता है तो उसे हम घाटा कहते हैं। तो बजट में सरकार अलग अलग तरह का घाटा दिखाती है। तो घाटे को समझने से पहले, डेफिसिट को समझने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य को, इंपॉर्टेंट पॉइंट को जान लेंगे, जिससे घाटा को समझने में आसानी होगी। तो चलिए हम एक एक करके जान लेते हैं कि डेफिसिट क्या होता है, घाटा क्या होता है, उसके बारे में क्या तत्व इंपॉर्टेंट है उसको समझ लेंगे। तो देखिए यहाँ पे होता है रेवेन्यू रिसिप्ट, जिसको कहते हैं राजस्व प्राप्ति। राजस्व प्राप्ति का मतलब होता है कि इसमें वैसे सभी प्राप्ति को सम्मिलित किया जाता है जिसमें सरकार का कोई लायबिलिटी नहीं होती है। मतलब है यहाँ पे क्या है कि सरकार को जो भी प्राप्त होता है वो सरकार को फिर से वापस करने का कोई लायबिलिटी नहीं होता है। जैसे यहाँ पे टैक्स है, कहने का मतलब दोस्तों यहाँ लायबिलिटी और एक एसेट्स होता है। तो एसेट्स का मतलब होता है परिसंपत्ति या संपत्ति जो आपका है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, वो सब आपका है तो उसको एसेट्स कहेंगे। और लायबिलिटी का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, दायित्व, जो आप किसी से लिए हैं, चाहे बैंक से या कोई पर्सन से लिए हैं, तो एक दिन ना एक दिन वापस करना होगा तो उसको हम लायबिलिटी कहेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि अगर सरकार को जो प्राप्त हो जाता है वो सरकार को फिर वापस नहीं करना होता है तो उसको कहते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट, मतलब राजस्व प्राप्ति। और इसमें टैक्स का जो अमाउंट होता है वो सरकार फिर से वापस किसी को नहीं करती है। मतलब ये सरकार का ऐसा इनकम है जिसमें कोई लायबिलिटी नहीं होती है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब राजस्व व्यय, जिसको कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये क्या होता है तो इसे समझ लेंगे। तो ऐसा खर्च होता है जिसमें सरकार का न उत्पादन क्षमता का विस्तार होता है और न ही भविष्य में इनकम जनरेट होता है। मतलब उत्पादन क्षमता भी सरकार का नहीं बढ़ता है और ना उसका भविष्य में कोई इनकम जनरेट होता है वहां से। तो ऐसा जो खर्च करती है सरकार तो उसको हम यहाँ पे कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब सरकार जन कल्याण के लिए खर्च कर दी लेकिन वहां से उसको कुछ मिला नहीं, तो इस तरह का खर्च को हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं, तो राजस्व व्यय कहते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। इसमें सब्सिडी आता है, जैसे सरकार 10 रुपये सामान को खरीद कर और लोगों को 1 रुपये बांट देती है, तो वहां पे जो सरकार का 9 रुपया घाटा हुआ उस तरह का जो एक्सपेंडिचर करती है सरकार वो यहाँ पे रखा जाता है। तो थोड़ा सा ये भी ध्यान में रखेंगे। उसके बाद होता है यहाँ पे कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट मतलब होता है पूंजीगत प्राप्तियां। पूंजीगत प्राप्तियां जो होता है सरकार का ऐसा प्राप्ति होता है जिसमें लायबिलिटी होता है और भविष्य में उसका भुगतान करना होता है, जैसे घरेलू ऋण और विदेशी ऋण। मतलब कैपिटल जो रिसिप्ट होता है या पूंजीगत प्राप्तियां होता है वो सरकार को भविष्य में चुकाना होता है। अगर सरकार ने कहीं से ली है तो उसको चुकाना पड़ेगा। तो ये कैसा लायबिलिटी होता है, कैसा रिसिप्ट होता है, तो एक घरेलू ऋण से भी प्राप्त हो सकता है या विदेशी ऋण से, जैसे हम IMF से प्राप्त करते हैं, वर्ल्ड बैंक से प्राप्त करते हैं, हम एशियन डेवलपमेंट बैंक से प्राप्त करते हैं। तो इस तरह की एजेंसियां से अगर हम प्राप्त करते हैं तो विदेशी ऋण होगा। और घरेलू ऋण जो RBI से या अन्य संस्थाओं से प्राप्त करते हैं तो उसे कहते हैं। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम देखते हैं आगे कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजीगत व्यय। एक्चुअली में पूंजीगत व्यय क्या कहलाता है तो इससे थोड़ा सा जान लेंगे। इसमें सरकार का ऐसा व्यय जिसमें उत्पादन क्षमता का विस्तार तो होता है और यहाँ थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, और भविष्य में इसका आय प्राप्त होता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे कि जो भी खर्च सरकार यहाँ पे करती है कैपिटल एक्सपेंडिचर में, तो वो एक्सपेंडिचर में अगर सरकार यहाँ पे खर्च करती है तो उत्पादन क्षमता का विस्तार तो होता है लेकिन उससे भविष्य में आय प्राप्त भी होती है। तो इसमें उद्योग धंधा यहाँ पे आएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे ये भी। तो ये 4 पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। एक हो गया रेवेन्यू रिसिप्ट जिसको कहते हैं राजस्व प्राप्ति,
एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसको कहते हैं राजस्व व्यय, और एक होता है कैपिटल रिसिप्ट जिसको कहते हैं पूंजीगत प्राप्ति, और एक होता है पूंजीगत व्यय। तो ये चार चीज को समझ लेंगे तो इजी से हम डेफिसिट को समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों हम आगे देखते हैं बजट डेफिसिट। और बजट डेफिसिट मतलब बजटीय घाटा को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे टोटल एक्सपेंडिचर और उसमें माइनस कर देंगे टोटल रिसिप्ट को, तो यहाँ पे जो भी प्राप्त होगा वो बजटीय डेफिसिट होगा। अब बजटीय डेफिसिट में जो टोटल एक्सपेंडिचर होता है वो कौन सा होता है, तो यहाँ पे हम बताए थे पहले कि जो राजस्व व्यय होता है मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये दोनों को हम जोड़ते हैं तो वो टोटल यहाँ पे प्राप्त होता है एक्सपेंडिचर। तो वो थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। और टोटल रिसिप्ट का मतलब होता है कि यहाँ पे जो राजस्व प्राप्ति है रेवेन्यू रिसिप्ट है और यहाँ पे पूंजीगत प्राप्ति है, इसको जोड़ देते हैं तो वो टोटल रिसिप्ट प्राप्त होता है। तो ये दोनों को जब हम घटाते हैं यहाँ पे तो ये मिलता है क्या, बजटीय डेफिसिट। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। चलिए दोस्तों आगे हम देखते हैं फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, राजकोषीय घाटा। अब ये राजकोषीय घाटा में क्या करते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर जो पहले था वही रहेगा, लेकिन यहाँ पे माइनस करते हैं टोटल रिसिप्ट एक्सेप्ट बोरोइंग, जो हम उधार लिए हैं विदेशी बैंकों से या संस्थाओं से, तो जो भी हम उधार लेते हैं तो उसको हम लेस कर देते हैं और उसके बाद जो बचता है उसको यहाँ पे हम रखते हैं टोटल रिसिप्ट में। तो स्वाभाविक सी बात है टोटल रिसिप्ट जो पहले था उसमें यहाँ का अमाउंट कम हो जाएगा। इसका मतलब है एक्सपेंडिचर तो वही रहेगा लेकिन टोटल जो रिसिप्ट है वो पहले के तुलना में यहाँ पे कम हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि फिस्कल डेफिसिट जो होगा वो ज़्यादा होगा बजटीय डेफिसिट से। तो ये कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि सबसे बड़ा घाटा कौन सा होता है, तो सबसे बड़ा जो घाटा होता है राजकोषीय घाटा होता है, फिस्कल डेफिसिट होता है, बजटीय डेफिसिट से भी बड़ा होता है। इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो एक्सेप्ट बोरोइंग, मतलब एक्सेप्ट बोरोइंग का मतलब होता है कि बोरोइंग जो किए हैं, उधार जो लिए हैं उसको हम हटा देंगे और उसके बाद देन जो बचेगा उसको हम यहाँ पे रिसिप्ट में लिखते हैं। तो पहले का जो रिसिप्ट है उससे यहाँ अमाउंट कम हो जाएगा। तो एक्सपेंडिचर तो वही था लेकिन रिसिप्ट कम हो गया, इसका मतलब यहाँ जो घाटा निकलेगा वो पहले के तुलना में ज़्यादा निकलेगा। तो ये राजकोषीय घाटा समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे चलते हैं। प्राइमरी डेफिसिट। देखिए प्राइमरी डेफिसिट मतलब होता है प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटा कैसे निकलता है वो समझेंगे। तो यहाँ पे फिस्कल डेफिसिट जो होता है राजकोषीय घाटा, उसमें हम इंटरेस्ट पेमेंट जो करते हैं उसको हम लेस कर देते हैं। कौन सा इंटरेस्ट पेमेंट, तो ये ध्यान में रखेंगे अगर हम विदेशियों से ऋण लिए हैं या देसी संस्थाओं से ऋण लिए हैं तो उसका जो इंटरेस्ट होता है वो देना होता है, तो उसको हम यहाँ पे लेस कर देंगे फिस्कल डेफिसिट में, तो जो प्राप्त होगा वो प्राइमरी डेफिसिट होगा। तो ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों आगे हम देखते हैं यहाँ पे रेवेन्यू डेफिसिट। अब रेवेन्यू डेफिसिट में क्या होता है, टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है यहाँ पे देखेंगे राजकोषीय व्यय होता है, उसको टोटल यहाँ पे लिया जाता है और उसमें टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट को माइनस कर दिया जाता है। तो जो राजस्व प्राप्त होता है हम उसी को कहते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। तो ये राजस्व घाटा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था यहाँ तक। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसी तरह का वीडियो पसंद है तो हम कंटिन्यू लाते रहेंगे, लेकिन इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए फिर इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।